Good evening, friends. BFM Module A, Chapter number 10, Technology in International Banking. एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और इसी के साथ में आज हम मॉड्यूल ए को अलविदा कहेंगे। ठीक है, मॉड्यूल बी पूरा का पूरा कवर किया था आपके लिए, मॉड्यूल ए भी आज हम पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो 2 मॉड्यूल आपके एकदम टोटल फिनिश। राकेश जी, जैसा कि आपने लिखा हुआ है, सर अगर आप ये क्लासेस ना भी लें तो भी आपको बीएफएम में फेल करने के लिए आईआईबीएफ के पास में ऑप्शन नहीं है। मेरी बात समझिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसलिए है कि अगर कोई कमी रह जाए उसके लिए है। कोई कमी है नहीं, पर फिर भी रह जाए उसके लिए मैं इसको लेकर के आता हूँ, मॉक मतलब जो है आपके इन क्वेश्चंस को जो है। अदरवाइज सर जितना मैंने पढ़ा रखा है अगर आप वो वीडियोज देख लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू मेक यू पास इन द एग्जामिनेशन। पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होगा सर। ओके, बशर्ते कि आप जो है मतलब पढ़ें सर उसको। ओके, ये मैं क्वेश्चंस इसलिए लाता हूँ सर कि हो सकता है कि जो है कुछ छूट गया हो। जैसे अब हो सकता है कि जब मैंने पढ़ाया हो ये चैप्टर इस टॉपिक पे बात ना हुई हो। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस। ओके सर, फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहेगा, कोई क्लास नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से खूब दिल लगा करके पढ़िए। उसके पहले 4 दिन तक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे हम हर मॉड्यूल के 25 से 30 अच्छे क्वेश्चंस टॉप क्वालिटी के यहां भूल जाते हैं, एग्जाम में याद रखेंगे। नॉट टू वरी, एग्जाम में याद आता है। क्यों? क्योंकि व्हाट यू विल डू इफ यू हैव नथिंग टू डू ना, जब क्या करिएगा, अगर कुछ ना करने को तो क्या करेंगे। वो वाली हाल है, एग्जाम में एक बार बैठ गए तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम दिमाग लगाएंगे और याद करेंगे चीजों को। 1969 में जब पहली बार जो है नेशनलाइजेशन हुआ था सर, तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का किया गया था नेशनलाइजेशन। ओके, व्हिच मशीन मार्क द बिगनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंडियन बैंकिंग? 1980 के दौरान में पहली बार कौन सी मशीन लाई गई जिसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ कदम रखा बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर में? डेबिट कार्ड मशीन, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डाटा एक्सपोर्ट लेजर मशीन। ठीक है, तो ये आई थी ALPMS, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन। फिर सेकेंड फेज आता है नेशनलाइजेशन का बैंकों का 1980 में। सर ये आपकी बुक के ही हैं, आईआईबीएफ बुक से ही पूछता है, ये बुक के हैं। भले आपको लग रहा होगा सर ये तो पीपीबी का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, जीआईबी का क्वेश्चन, बट सर इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है। मैं देखिए ध्यान दीजिए, मैं कोई क्वेश्चन जो है अपनी तरफ से बना के नहीं लाता सर। हम स्ट्रिक्टली आईआईबीएफ की जो मैकमिलन बुक है उसको फॉलो करते हैं और उसमें है सर। ठीक है, बाद में कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंकों का हुआ था नेशनलाइजेशन, राइट? तो पहले कितने? 14 बैंक और फिर 6 बैंकों का। ठीक है, देखिए ये था पहला क्वेश्चन आपका कि 1969 में कितने बैंकों का हुआ था? तो 14 बैंकों का हुआ था। और फिर 1980 में 1980 में 6 और बैंकों का हुआ था। Which of the following is not a digital platform in international banking? इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कौन सा नहीं है? इनवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल, आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल, ट्रेड फाइनेंस पोर्टल, मैनुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आज हम बीएफएम में चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से डिजिटलाइजेशन इन इंटरनेशनल बैंकिंग करके है। तो खैर ये तो आसान सा है कि भाई मैनुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑनलाइन तो नहीं ही होगी, राइट? ये है फ्रेंड पोर्टल जो यूज होते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल,
एक्सपोर्ट डेटा, ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस, एफआईआरएमएस, ये सारे पोर्टल होते हैं। Which of the following is feature of outward remittance online portal? Outward remittance ऑनलाइन पोर्टल के फीचर क्या हैं? हाँ सर, इसमें से ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस पर क्वेश्चन पूछा गया है, बशर्ते कि ईडीपीएमएस और जो है आईडीपीएमएस जो है आपका चैप्टर नंबर 5 में भी मिलता है। तो अब कहें चैप्टर नंबर 5 से पूछा है कि 10 से, ये नहीं कह पाएंगे, बट यस क्वेश्चन आप दे आस्क। तो इनमें से कौन सा आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल का एक फीचर है? तो क्विक एंड सीमलेस ऑनलाइन पोर्टल होता है फ्रेंड्स के, ये क्विक एंड सीमलेस ऑनलाइन पोर्टल होता है, बी। इन आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल हाउ कस्टमर कैन चेक स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन। आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल में आपने एक ट्रांजेक्शन की, आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, क्या तरीका है? जनरेट करिए स्विफ्ट कोड यूजिंग एटीएम, जनरेट करिए MT 103 कोड, रिक्वेस्ट करिए मैनुअल कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, या चेक विथ बैंक ब्रांच, क्या तरीका है? सो यस, जनरेट करिए, MT 103 जनरेट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में है, ब्रांच में मत जाइए। ब्रांच भी जाएंगे तो भी कर सकते हैं, बट पूछ ही रहेगा आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल में कैसे चेक करना है, तो MT 103 मैसेज जनरेट करके ये काम हो सकता है। ठीक है, ये MT 103 किस लिए होता है? कस्टमर टू कस्टमर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए होता है। Which digital platform enables secure online money transfer from NRIs? कहां से? From NRIs or overseas bank to any bank account in India, यानी फॉरेन से इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आप? आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, ट्रेड फाइनेंस पोर्टल, इनवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, या मैनुअल वायर ट्रांसफर? तो जो विदेश से पैसा आना है वो इनवर्ड रेमिटेंस होगा, जो विदेश को पैसा जाना है आउटवर्ड रेमिटेंस होगा। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। Which digital platform is a web-based online portal used for handling international trade transactions such as imports and export? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होगा? इनवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट गेटवे, ट्रेड फाइनेंस पोर्टल। मैनुअल वायर ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती सर। उदय शंकर जी एक बार रिफ्रेश करिए, हो सकता है आपके एंड पर कोई इश्यू हो। यस, तो इसके लिए फ्रेंड जो है हम ट्रेड फाइनेंस पोर्टल को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट गेटवे, दिस इज नॉट यूज। ट्रेड फाइनेंस पोर्टल को यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रेड फाइनेंस पोर्टल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज हो जाता है। Which portal also allows eligible corporate to access real-time foreign exchange rates and book forex contract like cash, term, spot and forward? तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो अलाउ करता है कि जो कारपोरेट है वो रियल टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को देख सकते हैं, और उसके अलावा टॉम कैट और टॉम कैट कह रहा हूं टॉम कैश, स्पॉट और जो है फॉरवर्ड रेट को बुक कर सकते हैं? ऋषि, यस 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 यस, चल जाएगा काम।
ये होता है सर फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल। फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल होता है सर, जहां पर जो है रियल टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल, ये पूछा जाता है सर एडीपीएमएस का फुल फॉर्म, आईडीपीएमएस का फुल फॉर्म पूछते हैं। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। और अगर आईडीपीएमएस कर देता तो यहीं पर इंपोर्ट कर लीजिए बस, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता सर, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इट्स नॉट मैनेजमेंट। ओके, सो बी इज आवर आंसर। अब जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि जब पहली बार 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 14 बैंक्स जो है फ्रेंड्स नेशनलाइज हुए थे। फिर है अगला क्वेश्चन कि 1980 में कौन सी मशीन आई थी जिसने जो है टेक्नोलॉजी की तरफ भेजा बैंकों को? तो ये था फ्रेंड्स एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन्स, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन थी। फिर है कि जब सेकंड फेज आता है बैंकों का 1980 में, तो उस समय में कितने बैंक जो है नए आते हैं? तो सर 6 नए बैंक सामने आते हैं। अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो आपके अगर कमेंट मिस हो जाए तो मुझे माफ करिएगा भाई, जो है क्या करें। ठीक है, इसके बाद में इनमें से कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं इंटरनेशनल बैंकिंग में? तो मैनुअल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नहीं होता। इनवर्ड रेमिटेंस जो विदेश से पैसा आना है उसके लिए, आउटवर्ड रेमिटेंस जो इंडिया से पैसा जाना है, ट्रेड फाइनेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए, ये 3 होते हैं। मैनुअल ट्रांजेक्शन वाला नहीं होता है। इसी में इसी क्रम में देखिए, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल भी होता है, ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस, एफआईआरएमएस पोर्टल भी होते हैं। फिर इनमें से कौन सा एक फीचर है आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल का? तो क्विक एंड सीमलेस ऑनलाइन पोर्टल होता है, ये ऑफलाइन नहीं होता है। क्विक एंड सीमलेस फैसिलिटी ये देता है हमें। कुछ लोग यहाँ पर डी कह रहे थे, देयर वर सम पीपल, लेकिन ये इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ये डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइन नहीं है। फिर है कि आपने इंटरनेशनल आउटवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ट्रांजेक्शन की है, आप ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप जनरेट करिए MT 103 कोड जो होता है उसको जनरेट कर लीजिए। सर इनको टर्म को लेकर के मैंने एक 45 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, एक बार देख लेंगे, कुछ भी बच नहीं पाएगा सर, सब क्लियर हो जाएगा आपको। इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर तरीके से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने देता है किसी NRI को या किसी ओवरसीज बैंक को इंडियन बैंक अकाउंट में? तो ये होता है इनवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू विदेश से पैसा हमारे देश में आता है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि वेब बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल होता है, हैंडलिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन जैसे एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ठीक है, सो दिस इज ट्रेड फाइनेंस पोर्टल होता है जहां पर फिर एक कौन सा पोर्टल है जो कि इनेबल करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को देखने के लिए? आप फॉरेन एक्सचेंज रेट रियल टाइम में देखना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल को रेफर किया जा सकता है। फिर ईडीपीएमएस का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सर चैप्टर नंबर 9 कल हुआ था, हमने शायद शेयर किया होगा आपके साथ में। ईडीपीएमएस जो हमारा सिस्टम है उसको आरबीआई ने इफेक्टिव ऑपरेशनलाइजेशन किस डेट से ये शुरू हुआ था वर्क करना, डेट क्या है पूछा नहीं है सर, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत इस बीच में मैंने डेट्स वगैरह का देखा इसलिए डाल दिया, इतना इतना याद रखना नेसेसरी नहीं मैं बोलता।
बाकी के अगर 3 मॉड्यूल या आपको तैयार हैं शशि रंजन जी, तो यस यू कैन लीव इट। ओके, 3 मॉड्यूल अगर आपको आते हैं तो एक छोड़ा जा सकता है, कोई पंगा नहीं है। ईडीपीएमएस जो है 1 मार्च 2014 से ऑपरेशनल है। Which of the following was introduced on 16 October 2017 by RBI, requiring banks to update the EDPMS with data of export proceed on an as and when basis, when realized basis। तो मतलब 2017 में आरबीआई एक सिस्टम लेकर आया जिसमें उसने कहा कि जो ईडीपीएमएस का डेटा है उसको एज एंड व्हेन रियलाइज बेसिस पर अपडेट करना होगा। जैसे ही पैसा आता है तुरंत ही सिस्टम में अपडेट करो, अगले दिन का। हाँ, विदाउट ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम जो है आया था? इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये है सर ईबीआरसी लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लाया गया था। आईडीपीएमएस का फुल फॉर्म है, सुनीता मैम क्लास थोड़ा लेट से शुरू हो पाई थी, दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली क्या है कि जो एबीएम की क्लास चलती है वो 1.5 घंटे चल जाती, इसलिए जो है टाइमिंग का इशू हो गया था, तो क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी। 9 बजे से कर दिया है मैंने इसको शिफ्ट करके अभी। तो आईडीपीएमएस इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। आईडीपीएमएस इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। सो सी इज आवर आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईडीपीएमएस? आईडीपीएमएस का पर्पज क्या है? थोड़ा सा पढ़ेंगे आंसर कर पाएंगे, कोई कठिन नहीं है। टू इनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मॉनिटरिंग इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, मॉनिटर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, ये पर्पज था। अंडर द डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म फाइलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाई ओवरसीज इन्वेस्टर्स इनटू इंडियन कंपनीज इज हैंडल्ड थ्रू। मतलब जो एफडीआई वगैरह आती है, ओवरसीज विदेशी इन्वेस्टर्स हमारी इंडियन कंपनी में जो भी इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग किस पोर्टल पर की जाती है? ईडीपीएमएस पर, आईडीपीएमएस पर, एफआईआरएमएस पर, ओडीआई पोर्टल पर। यस, दिस इज डन आर एफआईआरएमएस पोर्टल। ठीक है, यानी कि विदेश से कितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है उसकी रिपोर्टिंग एफआईआरएमएस पोर्टल पर करी जाती है। किस पर करते हैं सर? एफआईआरएमएस पोर्टल। इसका जो है फुल फॉर्म भी याद रखें, ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, याद रखें, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म भी। फिनटेक रेफर करता है, व्हाट डज फिनटेक रेफर्स टू?
फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके फिनटेक बनता है. सो दिस इज फिनटेक. इट रेफर टू द सिनर्जी बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, गूगल, सिनर्जी बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. स्विफ्ट का MT-700 जो मैसेज होता है वो किस पर्पज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है? स्विफ्ट MT-700, ये मेरे ख्याल से हमने लेटर ऑफ क्रेडिट वाले चैप्टर में भी शायद पढ़ा होगा, है ना? MT-700 16 में बी ऑप्शन नहीं हो सकता है. नो 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 नो, किताब से उठाया है, पढ़ने लिखने को तो कुछ भी, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी. ओके, आंसर तो कई हो सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है वहां पे. तो टू ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी LC फ्रॉम इशूइंग बैंक टू एडवाइजिंग बैंक. इशूइंग बैंक से एडवाइजिंग बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर करना ही स्विफ्ट में MT-700 मैसेज का पर्पज होता है. MT-700. ठीक है, तो बस 17 क्वेश्चन हो गए हैं. अगर आप चाहें तो मार्क्स शेयर करें अपने, कितना आपने जो है स्कोर किया है. मैं इनको आपको रिवाइज करवा देता हूं. नहीं, किसी भी टॉपिक से पूछ लेते हैं सर, ऐसा कुछ है नहीं. जैसे मैं जो आपको ये मतलब मैंने क्या किया, 17 क्वेश्चंस रखे हैं, इसी में मैं क्या करूं कि जो है 5-5 क्वेश्चंस के 3 केस स्टडी इसी में ही बना दूं. ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है. उस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एकदम एक समान हो ऐसा जरूरी नहीं होता है सर. ओके, तो EDPMS जो है कब से ऑपरेशनलाइज किया गया है? तो 1 मार्च 2014 से. 1 मार्च 2014 से. उसके बाद में फिर है कि इनमें से कौन सा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था RBI द्वारा, कि ताकि EDPMS में जो भी डेटा आता है, जो भी पैसा आता है, अगर मान लो एक्सपोर्ट का, तो एज एंड व्हेन रियलाइज बेसिस पर जो भी एक्सपोर्ट का पैसा प्रोसीड्स आते हैं तुरंत ही अपडेट किया जाए. तो उसके लिए EBRC लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया था. ठीक है. फिर है कि IDPMS का फुल फॉर्म इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है. IDPMS इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है. IDPMS का पर्पज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना. इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना. फिर है कि जो FDI वगैरह की जाती है विदेशी लोगों द्वारा हमारे देश की कंपनियों में, उसके लिए कौन सा पोर्टल है? FIRMS पोर्टल होता है. कौन सा सर? FIRMS पोर्टल होता है. ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम. फिनटेक क्या होता है? सिनर्जी बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को फिनटेक कहते हैं. ठीक है. फिर है कि MT-700 जो मैसेज होता है उसका पर्पज क्या है? तो सर ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर करना इशूइंग बैंक से एडवाइजिंग बैंक को. ये आपका MT-700 का टारगेट होता है. ठीक है फ्रेंड, तो बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है. मॉड्यूल अगर पूछ रहे हैं BFM में तो सर A और B मॉड्यूल दोनों ही प्रायोरिटी रखते हैं बाकी दोनों मॉड्यूल के मुकाबले. किसी बार A बहुत भारी पड़ जाता है, किसी बार B बहुत भारी पड़ जाता है. बिना न्यूमेरिकल के सर BFM तो नहीं पास हो पाएंगे, आप ये समझ लीजिए. नॉन हॉलीडे मैंने करवाया हुआ है सर, और सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे करवाया हुआ है. एक नहीं 2 बार करवाया है. एक दिन की परफॉर्मेंस से ना घबराएं कि एक दिन गड़बड़ हो गया, 2 दिन गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है. एग्जाम में अल्टीमेटली एग्जाम का डे ही मैटर करता है. खिलाड़ी रोज खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जाम में और अलग बात हो जाती है क्योंकि फिर माहौल अलग होता है. दोनों में पूछ लेते हैं जितेंद्र सर जो है NPA प्रोविजनिंग के क्वेश्चन. ठीक है फ्रेंड, तो आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं.
हाँ, बीएफएम डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है सर। सीआईबी और जीआईबी के सबसे कठिन जो है, मतलब जो है पेपर में बीएफएम ही है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर। अगर कोई है तो दैट्स बीएफएम, इसमें कोई राय नहीं है। और एक और बात है कि आईआईबीएफ बीएफएम के क्वेश्चन भी खतरनाक बनाता है। मतलब आईआईबीएफ ऐसा है कि वो भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। मॉक टेस्ट बीएफएम के सर जो है एबीएम का एग्जाम हो जाएगा, उसी दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बीएफएम अटेंड करिएगा। जो 3 days अर्लियर पता हो वो नॉन हॉलीडेज है ना। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो हम कल मॉड्यूल सी की तरफ बढ़ेंगे। इसमें वी आर मूविंग टू मॉड्यूल सी, ठीक है। मॉड्यूल सी शुरू करेंगे। ए और बी हो चुका है। इसका 4 पर पेज वगैरह बन के आपको मिल जाएगा, एक फाइल मिल जाएगी। आप चाहें तो प्रिंट आउट वगैरह लेकर के रिवीजन भी कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमने फ्रेंड्स आपको करवाया हुआ है। कल मॉड्यूल सी है। पूछेगा सर, घबराएं नहीं, सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। आपको ढूंढना है सर अपनी पास करने के लिए जुगाड़ कौन सा हमारे काम आएगा ना। चलिए ठीक है सर, गुड।